नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। पूरी दुनिया इस हफ्ते जो खबर सबसे ज्यादा अहम रही वो थी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा। सिर्फ रूस और भारत ही नहीं, यूरोप और अमेरिका के लिए भी ये दौरा बेहद अहम था। व्लादिमीर पुतिन हैं हमारे इस हफ्ते के न्यूज मेकर, जिन्होंने भारत दौरे के जरिए दुनिया की राजनीति को साधने की कोशिश की। जानते हैं कैसे है पुतिन का दौरा खास था और आखिर रूस के लिए भारत इतना अहम क्यों है। दुनिया की राजनीति में कई बार बयानों से ज़्यादा इशारे कारगर होते हैं, तो क्या पुतिन का भारत दौरा भी एक ऐसा ही इशारा था? भारत अमेरिका से ट्रेड डील के काफ़ी करीब है, लेकिन भारत की ज़रूरत रूस भी है और रूस को भारत की ज़रूरत है। तो क्या यहाँ से भारत और रूस अपने रिश्तों की नई श्रृंखला शुरू करेंगे? क्या भारत रूस पूरी दुनिया को ये बताने में कामयाब रहेंगे कि देशों को अपने हित का फैसला लेना होगा, ना कि किसी के दबाव? पुतिन के दौरे पर क्या खास? ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि आखिर आने वाला वक्त कैसा हो सकता है। और ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि इस रिश्ते की जड़ें गहरी हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद व्लादिमीर पुतिन का भारत आना बेहद अहम मोड़ है, न सिर्फ भारत के लिए, रूस के लिए, रूस यूक्रेन युद्ध के लिए, बल्कि दुनिया के दिन दिन बदल रही राजनीति के लिए, जिसके एक सिरे पर है अमेरिका, दूसरे पर रूस, और इन दोनों के बीच संतुलन बनाता भारत। ये संतुलन का वक्त न सिर्फ भारत के लिए बल्कि ट्रंप और अमेरिका के लिए भी है, क्योंकि एशिया की इकलौती तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। Once again, I would like to stress that under the leadership of His Excellency Modi, India is conducting an absolutely independent and sovereign policy, and at the same time achieves very good results in the economic field. I know that in India you say go together, grow together. These words truly reflect the nature and the character of the Russian-Indian relations. And we will do everything to make sure our strategic partnership grows and develops for the good of all our people. ये सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं थी, दिल खोलकर मिलने के साथ ही इस दौरे में अहम डील भी थी। अगले 5 साल में भारत रूस का कारोबार $100 बिलियन तक ले जाने का प्लान है। समुद्री रास्ते के जरिए तेल की अनवरत सप्लाई, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर कम करने की कोशिश। पिछले वर्ष राष्ट्रपति पुतिन और मैंने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन का उस लक्ष्य को पार करने का हमने निर्धार किया था। लेकिन कल से मेरी जो राष्ट्रपति पुतिन से बात हो रही है और जिस प्रकार के पोटेंशियल नजर आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें 2030 तक इंतजार करना पड़ेगा। हम उस लक्ष्य को समय से पहला पूरा करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मेरा विश्वास बढ़ रहा है। टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को कम किया जा रहा है। टैरिफ, ये शब्द अहम है क्योंकि इसी टैरिफ की धमकी देकर अमेरिका भारत पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब भारत नहीं झुका तो अमेरिका को रास्ता बदलना पड़ गया। असल में पुतिन के लिए यह दौरा बेहद अहम था। रूस को भारत की मदद चाहिए। लगातार अमेरिका और यूरोप के बढ़ते दबाव, एक लंबी जंग के बाद अर्थव्यवस्था पर बोझ और नए सप्लाई चेन, भारत रूस की कई तरह से मदद कर सकता है। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को आधुनिक एयर डिफेंस जैसे S-400 और S-500 चाहिए। वहीं अगली जनरेशन के फाइटर जेट जैसे सुखोई 57 भी भारतीय सुरक्षा के लिए जरूरी है।
अमेरिका भारत पर अपने F-35 लेने का दबाव सार्वजनिक तौर पर बना चुका है, लेकिन 1960 के दशक से भारत ने रूस के हथियार और रूस की शक्ति का फायदा उठाया। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब 1971 में कई मुल्क भारत को दबाव में लाकर बांग्लादेश युद्ध के वक्त युद्ध विराम का ऐलान कराना चाहते थे। सोवियत रूस ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर दुनिया को ऐसा करने से रोका। ये वही दौर था जब रूस ने बंगाल की खाड़ी में अमेरिकी बेड़े को घुसने नहीं दिया था। हमने अक्सर पढ़ा है, सुना है कि रूस ने भारत की कई मौकों पर सीधी या परोक्ष मदद की, लेकिन ऐसे मौके भी आए हैं जब भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रूस का सीधा साथ दिया। ऐसा एक मामला था सुखोई 30 की डील पर, और ये फैसला सिर्फ भारत की सत्तारूढ़ पार्टी का नहीं, बल्कि सत्तारूढ़ पार्टी के साथ विपक्ष का भी साझा फैसला था। साल था 1991। शीत युद्ध खत्म हो चुका था। दुनिया दो ध्रुवों से निकलकर एक नए वैश्विक नक्शे की तलाश में थी, और इसी मोड़ पर भारत अपनी वायुसेना की रीढ़ को मजबूत करने के लिए एक ऐसी लड़ाकू विमान की खोज में था जो भविष्य के युद्धों का चेहरा बदल सके। उधर रूस नए राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन के नेतृत्व में आर्थिक खाई के किनारे में खड़ा था। 1994 में येल्सिन ने भारत को एक प्रस्ताव दिया, सुखोई 30 का। ये वही लड़ाकू विमान था जो 1989 में टेस्ट फ्लाइट्स कर चुका था, लेकिन 1999 तक उसका उत्पादन शुरू ही नहीं हुआ था, और वो भी शर्त पर कि भारत पहले इसकी बड़ी वित्तीय मदद करे। तब आते हैं पीएम पीवी नरसिम्हा राव। उस समय चुनावों की घोषणा हो चुकी थी, आचार संहिता लागू थी, लेकिन देश की सुरक्षा किसी कैलेंडर को नहीं देखती। राव, जो उस वक्त रक्षा मंत्री भी थे, उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। राव ने रूस को $350 मिलियन की एडवांस पेमेंट मंजूर कर दी। ना कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, ना आईएफ के पायलटों ने विमान को उड़ाकर देखा था, और रूस सिर्फ एक बात कह रहा था, हमारी फैक्ट्री आर्थिक संकट में, मदद की जरूरत है। पूर्व आईएएस अधिकारी शक्ति सिन्हा अपनी किताब वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज्ड इंडिया में लिखते हैं, पहली नजर में ये एडवांस एक स्कैम जैसा लग रहा था, लेकिन बाद में साफ हुआ कि रूस की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बचाने के लिए ये रकम जरूरी थी। देखिए, जब भी किसी हवाई जहाज को खरीदने का फैसला किया जाता है, उसके कई इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं। सबसे पहला होता है ऑपरेशनल पैरामीटर, कि हमें उस समय ऑपरेशंस के लिए क्या क्या की कैपेबिलिटीज़ की ज़रूरत थी, और सुखोई वो सारी की सारी कैपेबिलिटीज़ पूरी कर रहा था उस वक्त के हिसाब से। उसके बाद में दूसरी चीज़ होती है कि क्या उसके ऊपर हम अपने जो यंत्र हैं वो लगा पाएंगे, चाहे वो एवियोनिक्स है, चाहे वो हमारी मिसाइल्स हैं, चाहे वो रॉकेट्स हैं, क्या वो उसके ऊपर लोड हो सकते हैं, तो वो भी उसमें नज़र आया। 1996 के चुनावों में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, लेकिन सिर्फ 13 दिनों के लिए। सुखोई डील पर फैसला लेने का वक्त ही नहीं मिला। इसके बाद सत्ता में आए HD देवेगौड़ा और रक्षा मंत्रालय की कमान मिली मुलायम सिंह यादव को, और यहां कहानी मोड़ लेती है। मुलायम ने राजनीति से ऊपर उठकर एक ऐसा कदम उठाया जिसने संभावित बोफोर्स पार्ट 2 बनने वाली आशंका को खत्म कर दिया था। उन्होंने विपक्ष को साथ बिठाया। अटल बिहारी वाजपेयी, जसवंत सिंह और कई वरिष्ठ नेता, सबको एक ब्रीफिंग में बताया गया कि आईएफ की जरूरतें क्या हैं और रूस पर निर्भरता किस स्तर की है। किसी भी रुकावट का मतलब था भारत की वायु रणनीति का धराशायी होना। नतीजा सर्वसम्मति, और फिर आया वो दिन 30 नवंबर 1996। रूस के साथ वो ऐतिहासिक समझौता साइन हुआ। 8 सुखोई 30 के और 32 सुखोई 30 MKI भारत के लिए विकसित और निर्मित करने का कुछ ही हफ्तों बाद मुलायम सिंह ने संसद में इसकी घोषणा की। विपक्षी बेंचों से भी तालियां बजी। जुलाई 1997 तक सभी 8 Su-30 के पुणे के लहगांव एयरबेस पर भारत के आसमान की शान बनकर उतर चुके थे। 3 साल बाद भारत ने सुखोई 30 MKI का लाइसेंस प्रोडक्शन अपने देश में शुरू कर दिया। आज भारत के पास करीब 265 सुखोई 30 MKI है, और अब ये दानव जैसे फाइटर जेट 500 किलोमीटर मारक क्षमता वाली ब्रह्मोस मिसाइल दागने में सक्षम है।
यानी उस दौर की राजनीतिक हलचल में लिया गया एक साहसी फैसला आज भारत की वायु शक्ति की रीढ़ बन चुका है। माना जा रहा है कि सुखोई भारत के लिए एक उपयुक्त लड़ाकू विमान है जो दुनिया के अपनी श्रेणी के उन विमानों का मुकाबला करने में और सफलता पाने में सक्षम है। तो वो एक लंबे समय के संबंधों के कारण, आपसी विश्वसनीयता के कारण, जो हमारे डिफेंस से जुड़े हुए लोग थे, जो एक्सपर्ट थे, उनका भी उस देश के साथ एक लंबे समय से एक जो होता है ना कि आपका वेव लेंथ कई बार मिल जाता है, वो सब कारण थे। सुखोई के कैटेगरी के दूसरे भी थे। ये इकलौता वक्त नहीं था जब भारत ने रूस का आंख मूंद कर भरोसा किया, बल्कि इतिहास में ऐसे मौके भरे पड़े थे जब भारत रूस के रिश्तों ने एक दूसरे की खूब मदद की। शीत युद्ध के दशकों में भारत सोवियत रिश्तों की नींव कूटनीति और विचारधारा के तालमेल पर टिकी थी। 1955 के बाद जब बीजिंग और मॉस्को के बीच दरार गहरी होती गई, भारत एक विश्वसनीय गैर गठबंधन साझेदार बनकर उभरा जो यूएसएसआर को चीन के खिलाफ रणनीतिक संतुलन देता था। 1962 के भारत चीन युद्ध ने नेहरू के हिंदी चीनी भाई भाई सिद्धांत को तोड़ दिया और नई दिल्ली को मॉस्को के और करीब ले आया। इसी दौर में भारत ने एनएएम के मंचों पर भी सोवियत पक्ष को नैतिक राजनयिक आधार देते हुए उसे वैश्विक दक्षिण की राजनीति में अतिरिक्त वजन दिया। 1970 के दशक में, खासतौर पर 1979 के अफगानिस्तान संकट के दौरान भारत ने सोवियत हस्तक्षेप को क्षेत्रीय सुरक्षा के चश्मे से देखा। एक ऐसा कदम जिसने पाकिस्तान अमेरिका धुरी के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने में मदद दी और दोनों देशों के बीच भरोसे को और गहरा किया। जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था तो अगर देखा जाए तो लगभग सभी देश उसमें न्यूट्रल थे। वो युद्ध नहीं था, चीन ने भारत पर हमला किया था। तो सोवियत संघ उस समय भारत के साथ ही आ सकता था कि उसको पता था कि एशिया में इतनी बड़ी शक्ति है, इतना बड़ा है, वो एक बड़ा केंद्र होगा। और भारत के लिए भी उस समय यही मुफीद था कि अमेरिका हमारे साथ है नहीं, चीन ने हम पर अब हमला कर दिया। पहले तो हम चीन से संबंध बेहतर करने की कोशिश किए थे। तो उस समय भारत के पास यही रास्ता था कि सोवियत संघ ही था जो डिफेंस में हमारा सहयोग कर सकता है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब रूस की सेना अफगानिस्तान सरकार के बुलावे पर अफगानिस्तान में घुस गई थी। अमेरिका जहां पाकिस्तान के जरिए तालिबान को हथियार दे रहा था, वहीं रूस अकेला ही अमेरिकी हथियार वाले तालिबान से भिड़ रहा था। कोल्ड वॉर जारी था, लेकिन भारत ने गुटनिरपेक्ष रहते हुए भी साफ कहा कि सोवियत सेना अफगानिस्तान की सरकार के बुलाने पर ही उसकी सीमा में गई थी। संदेश साफ था कि भारत रूस के साथ अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर डट कर खड़ा था। भारत रूस के साथ तो हमेशा ही सही था, लेकिन उस समय जो अफ़गानिस्तान में जो हुकूमतें थीं और अफ़गानिस्तान के टेररिस्ट थे, वो जो थे वो भारत को रास नहीं आ रहा था, उनका एक्शन और उनका प्रॉक्सी वॉर में पाकिस्तान को मदद करना। तो इस कारण से वो भी एक कारण था कि भाई भारत रूस के साथ काउंटर टेररिज्म में अपनी बात आगे रखना चाहता था। उसी के बाद आपने देखा होगा एससीओ का गठन हुआ। जब एससीओ का गठन हुआ तो एक स्ट्रेटजी वहाँ अपनाई गई, स्ट्रेटजी ऑफ 3 इवल्स, जो कि टेररिज्म के खिलाफ है, टेररिज्म, सेपरेटिज्म और रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। इसके बाद 1991 में जब सोवियत संघ ध्वस्त होकर इतिहास में दफन हुआ, रूस एक आर्थिक तूफान में घिर गया। हाइपर इन्फ्लेशन, 38 रूबल और 70-80 अरब डॉलर के कर्ज के बीच उसका अस्तित्व डगमगा रहा था। ठीक इसी समय भारत भी अपने विदेशी मुद्रा संकट से जूझ रहा था। फिर भी उसने रणनीतिक समझदारी दिखाते हुए 25 दिसंबर 1991 को गोर्बाचेव के इस्तीफे के कुछ ही घंटों बाद रूसी संघ को यूएसएसआर का वैध उत्तराधिकारी मान्यता दी। ये भारत का त्वरित समर्थन था जिसने येल्त्सिन नेतृत्व को घरेलू अस्थिरता और चेचन्या जैसे अलगाववादी दबावों के बीच अंतर्राष्ट्रीय वैधता का मजबूत स्तंभ दिया। इस तरह सोवियत पतन के अराजक दौर में भी भारत ने रिश्ते की निरंतरता बनाए रखकर एक बार फिर से साबित किया कि ये साझेदारी सिर्फ भू रणनीतिक नहीं बल्कि भरोसे की दीर्घकालिक विरासत है। देखिए, सोवियत संघ के लिए भी भारत बहुत अहम है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो उभरता हुआ देश है, डेवलपिंग इकोनॉमी हम
कॉन्टीन्यूसली हम लोग डेवलप कर रहे हैं। और अभी आप देखें रशिया के लिए भी इस समय तो भारत बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि जो रूस का व्यापार यूरोपियन देशों से कम हो गया, तेल वहाँ जाना बंद हो गया, उन्होंने सैंक्शंस लगा दी। और अब इस समय रूस को एक ऐसे पार्टनर की ज़रूरत है जहाँ पर वो भरोसे से मैन्युफैक्चरिंग कर सके। व्लादिमीर पुतिन एक ऐसे नेता हैं जो एक तरह के मिशन इम्पॉसिबल में लगे हैं, और उनका मिशन इम्पॉसिबल है ना सिर्फ रूस को बचाए रखना, उसको तरक्की देना, बल्कि एक ही वक्त यूरोप और अमेरिका से न सिर्फ टकराना बल्कि यूक्रेन में जंग भी जारी रखना। आखिर क्या खास है इस व्लादिमीर पुतिन में जो उन्हें न सिर्फ रूस का बल्कि दुनिया के भी सबसे बड़े नेताओं में एक बनाता है? आखिर क्यों व्लादिमीर पुतिन इतने मिस्टीरियस हैं, और आखिर क्या वजह है कि पुतिन रूस के इतने बड़े नेता बन गए? कहानी शुरू होती है सेंट पीटर्सबर्ग से, पुतिन का शहर, जहां 7 अक्टूबर 1952 को जन्मे पुतिन की दिलचस्पी सिनेमा में हुआ करती थी, खास तौर से फौजियों से जुड़ी फिल्मों में। पुतिन ने अपने इस शौक के साथ लॉ की पढ़ाई की, कराटे जूडो की ट्रेनिंग ली, फिर रूस की खुफिया एजेंसी KGB में चुन लिए गए। वहां तेजी से आगे बढ़े, लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट तक पहुंच गए। उधर 1991 में सोवियत संघ बिखर गया। उस वक्त रूस में निराशा फैलने लगी। इन्हीं हालात में पुतिन ने नौकरी से रिजाइन कर दिया और राजनीति में आ गए। राजनीतिक उठापटक के दौरान 1994 में रूस के अंदर राष्ट्रीयता की भावना बहुत तेजी के साथ बढ़ रही थी। तब रूस ने अपने दक्षिण में चेचन्या पर हमला कर दिया, जिसे 150 साल तक अपने कब्जे में रखने के बाद 1954 में आजाद कर दिया गया था। 1996 से रूस में पुतिन का कद बढ़ने लगा, क्योंकि वही चेचन्या वाले मामले को बहुत अच्छे से संभाल रहे थे। आगे 1999 में रूस के प्रेसिडेंट बोरिस येल्सिन को इस्तीफा देना पड़ गया। उन पर कई तरह के आरोप थे। पुतिन ने यही अपना अंदाज दिखाया और फिर पुतिन रूस के प्रेसिडेंट बन गए। अमेरिकी राजनीति ज्यादातर ट्रांजैक्शनल होती है, यानी एक हाथ दे एक हाथ ले, जबकि भारत और रूस जैसी संस्कृतियां रिश्तों पर ज्यादा जोर देती हैं। दुनिया इस वक्त एक दोराहे पर खड़ी है, और उस दोनों राहों पर भारत जैसे मुल्क का होना बेहद जरूरी है। और यही वजह है कि पुतिन किसी भी कीमत पर भारत से अपने रिश्ते कमजोर नहीं करना चाहते।